हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है चुड़ैल के कहर से कौन बचेगा। मेरा नाम अमित है। मैं आज ऑफिस से आया तो मुझे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि हम सब शादी में जा रहे हैं। मेरे माता पिता और पत्नी तीनों एक शादी में गए हैं। मैं घर पहुंचा। पड़ोसी से चाबी लेकर मैंने गेट खोला। खाना मैं बाहर से खा कर आया था। मैं कपड़े बदल कर अपने बेड पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा। घर पर किसी के ना होने पर सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप शांति से किताब पढ़ सकते हैं। मैं किताब पढ़ ही रहा था कि मुझे खिड़की पर कोई साया दिखाई दिया। इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कोई चोर तो नहीं जो बम समझकर चोरी करने की फिराक है। मैं यही सब सोच रहा था कि मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन की। इसके बाद मैं खिड़की के पास गया और चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं है। मैंने खिड़की देखा था कि जल्दी से मेन गेट खोलकर बाहर आया, लेकिन तब वह दूर जा चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चोरी तो वह जा चुका है। इस घटना के बाद मेरी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। मेरा मन अब किताब में भी नहीं नजर आ रहा। एक साधारण मेरे मन में बैठ चुका है। डर मेरे लिए नहीं था। कई बार मेरे माता पिता और मेरी पत्नी अकेली रहती है। मुझे बाहर टूर के लिए जाना पड़ता है। रात अधिक हो चुकी थी। मैं किचन में गया और पानी पीकर अब के लिए कॉफ़ी बनाने लगा। तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी कि मेरे बेडरूम में जा रही थी। मैंने कॉफ़ी छोड़कर एक हाथ में लकड़ी का डंडा उठाया और बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पलट कर जाने लगा। तभी मैंने देखा जो किताब में पढ़ते पढ़ते बूढ़ी रखकर गया था वह सीधी रखी थी और उसका पहला खाली पेज उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मेरे पास अब भी खुली थी। मुझे एहसास हुआ कि यह तो किसी के खून से लिखा गया जो कि अभी ठीक से सूखा भी नहीं था और कुछ खून मेरे हाथ में भी लग गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कौन है? सामने आओ, मुझे मारना चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं थक कर वापस सोफे पर बैठ गया। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। उसमें 3 बज रहे थे। मैं घबराकर इधर उधर चक्कर काट रहा था। इसी तरह सुबह के 5 बज गए। बाहर थोड़ा दिन निकल गया। मैं बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी और मेरी पत्नी थी। सुनो जी, हम निकल चुके हैं, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मैंने फ़ोन रख कर जल्दी से कॉफ़ी का मग समेट फ्रिज को साफ़ किया और किताब को बंद करके सामने अलमारी में रख दिया। मैं किसी से कुछ नहीं देखना चाहता था। 1 घंटे बाद मेरे माता पिता और पत्नी आ गए। सभी बाहर सोफे पर बैठ के बातें करने लगे, जैसे शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया था। मैं बेमन से सभी बातें सुन रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मुझे तो क्या बात है, कुछ परेशान है? मेरी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। क्या रात को सोया नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी चाय बनाकर लाना, फिर आराम कर लेना। आज जो मैंने हाँ वैसे
लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अपनी हर बात अपने पापा से शेयर करता था। मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी और कहा कि वे किसी से कुछ ना कहे। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे किताब दिखा। मैं जल्दी से किताब ले आया। पापा ने किताब को खोला, लेकिन ये क्या, इस पेज पर तो कुछ भी नहीं लिखा था। यह देखकर पापा बोले, मुझे लगता है ये तेरा वहम है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर चुप बैठा। मैंने कहा, नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं है, ये तो आगे मेरे कमरे की घड़ी है। फिर पापा ने मेरे हाथ को बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, और मेरे साथ चल। इसी बीच आधा चाय लेकर आए। हम दोनों ने चाय पी। इसके बाद अंकल गाड़ी में लेके गया और बताओ इस पते को चल गया। वहाँ नहीं देखा, यह पुरानी सी हवेली अच्छी तरह से सजी हुई थी। पापा जैसे ही अंदर पहुंचे, कुछ बंदोबस्त कर, मेरे परिवार पर आँच नहीं आनी चाहिए। कमल जी कुछ देर सोचकर मैं पड़ गए और उन्होंने कहा, भाई साहब, यही सब कुछ दिन से मेरे साथ भी हो रहा है। तरह तरह से मुझे धमकी मिल रही है। मुझे लग कि किसी तेरे साथ भी यही सब ना हो रहा हो। इसलिए मैंने कल एक आदमी को तेरे घर भेजा था। वह खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई उस पर चिल्लाया और वह भाग गया। मैंने कहा, हाँ अंकल, वो ही था। मुझे लगा कोई चोर है, लेकिन यह सब क्या है, मुझे भी बताओ। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कमल जी ने कहा, बेटा, आज से करीब 30 साल पहले हम दोनों एक गांव में रहते थे। वहाँ एक औरत थी और जो तंत्र मंत्र के करके सादे लोगों को ठग लेती थी। उन्हें डर था कि पैसे मिलते थे। हम दोनों शहर से पढ़ कर गए थे, इसलिए हम उससे नहीं डरते थे। हमने गाँव वालों को इकट्ठा किया और उसके घर पर पहुँच गए। उस समय एक बच्ची की बलि देने की तैयारी कर रही थी। हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुँची। उधर गाँव वाले उससे काफ़ी गुस्सा थे। जब हमने एक बच्चे को देखा तो वह बेटी था। उसका मोटा सिंदूर लगा हुआ था। पास में ही पड़ा बच्चे को देखकर मैंने उस पर सजा नहीं देना, लेकिन हमें सबने पकड़ लिया और फिर किसी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते उसने हम दोनों को छोड़ दिया। जैसे मैं आज तड़प कर दोनों ऐसे परिवार को मार दिया। उसके बाद हम दोनों शहर चले गए, अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, हम दोनों भूल गए। लेकिन समय समय पर गाँव से खबरें आती रहती कि जिन दोनों लोगों ने उसे तलवार से मारा था, उनकी लाश कुछ दिन बाद पेड़ से लटकी हुई मिली। हम दोनों डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद उसकी आत्मा को हमारे बारे में पता लगा। बेटा, तुम चिंता मत कर, हम सब कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतना सब कुछ हुआ था, इस सब के पीछे मैं सोचने लग गया। कुछ देर बातें करते मैं पापा के साथ हाल बेहाल हो रहा था।
हमारे पुराने घर में तांत्रिक पूजा शुरू हो गई। इसके बाद उसने काला धागा सबको दे दिया, सबने पहन लिया। मेरी मम्मी और आशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें सब इतना पता था कि यह शांति पूजा है। इसके बाद तांत्रिक ने सभी घर वालों को वहाँ जाने के लिए कहा। केवल मैं और मेरे पापा कमल जी वहाँ रह गए थे। अब तांत्रिक ने हवन करना शुरू किया, मंत्रों को उच्चारण कर एक आहुति दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि देखकर मेरे होश हो गए। कमल जी के अंदर एक आत्मा आ गई, इधर उधर हाथ मारने लगी। तांत्रिक ने 2 आहुति दी और बेहोश होकर एक और रख गए। कुछ देर बाद हवन के बाद तांत्रिक बोला, जाओ सब चिंता छोड़ दो, ये मृत्यु हो गई है, अब कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर हमारे जान में जान आ गई। मैंने पानी के छींटे मारे तो कमल जी होश में आ गए, काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहे थे। सब हिम्मत कर हम रह गए, लेकिन अब भी हमें 1 महीने तक वह काला धागा अपने गले में पहना था। कुछ दिन चल गए, इससे गाड़ी के नीचे खड़ी कर रहा था। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे, तुम सबको नहीं छोड़ोगे, वही यही कहीं नहीं है, मेरा हाल देखो। वह आदमी बहुत डरावना था, उसका चेहरा बहुत भयानक था। सफेद आदमी मुझे लगा शायद पागल है, लेकिन वो मुझे देख कर हंस रहा था। कुछ देर बाद मुझे सब देख उसने मेरा क्या हाल कर दिया, यहाँ करके बारे में पूछ। रिहान, मैं तेरे बाप को सब मालूम है। वह आगे चला गया, सुन रह गया। उसे जाता देख फिर मैं वापस गया और अपने पापा से पूछा, पापा ये हरियार कौन है? अभी बाहर मिला था, कह रहा था कि वो कहीं तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा ये सुनकर अगर वह कह रहा है तो सोच लगता है कि वह हमें धोखा देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना कोई समाधान मिल रहा था। आगे कहना शुरू किया, बेटा मुझे लगता है कि हमें कुछ सीखना पड़ेगा, इससे पहले सब कुछ गलत हो, इससे बचना पाएंगे। हाँ, अपने से मुझे लगता है जब मैं आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण कर रहा था, उसी समय वह चली गई। तांत्रिक की बातें सुनकर हमें कुछ डर गए। हमें एहसास हो गया कि तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। कमल जी ने कहा, अब क्या करें ज्ञानचंद जी? उनकी बात सुनकर मेरे पापा ने कहा, चलो आज ही गाँव चलते हैं, वहाँ एक नौबत आई ही है, अब हमें कोई रास्ता नहीं सकता है। बस दुआ करो कि हम जिंदा हों। बहुत साल हो गए, कोई खबर नहीं मिली। गाड़ी में बैठकर सीधा गांव पहुंचे। गांव वालों ने गंगा दाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे यहाँ उनके घर पहुँच गए। पहले तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं, फिर उसे सुनकर हमारे बनते उन दोनों लड़कों के परिवार को उस चौधरी से
कैसे हो सकता है? छोड़ो पापा, जो होगा लेकर संभलेंगे। मैं अपने पापा को मरने नहीं दे सकता। गंगा ताई चिल्ला कर बोली, तो क्यों आए मेरे पास? चले जाओ यहाँ से। मेरा जाकर मेरे पापा और कमल जी ने किसी तरह से उन्हें शांत कर दिया। ताई ने कहा, सुनो, मैं उस चुड़ैल को बुलवाऊंगी, फिर तुम्हें उसे सौंपने का वचन दूंगी। बदले में तुम्हारे परिवार को छोड़ने का वचन लूंगी। मंजूर है तो बोलो। कमल जी, हमें मंजूर है भाई ज्ञानचंद। हमने तो तुम्हें पूरी बात परिवार नहीं देखा। जीकर क्या करेंगे? अपने परिवार के लिए प्राण दे देंगे। पापा ने कहा, हाँ। सिर हिलाकर कहा, समर्थन करने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मेरा मन छटपटा रहा है। नहीं चाहता था। 2 दिन बाद समय निश्चित हुआ। मुझे अपने परिवार के साथ वहाँ जाना था। रात के समय चुड़ैल को बुलाया गया था और मेरे पापा ने सारी बात अपनी मम्मी ने आशा को सुनाकर रो रो बुरा हाल हो गया था। मेरी मम्मी कमल जी और उसके परिवार के साथ सौंप दूंगी। परछाई बोली, ठीक है, मैं तेरी बात मान लूँगी, मेरे हवाले कर दो। गंगा ताई ने कहा, जाओ तुम दोनों उस खेत में चले जाओ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, हिम्मत मैं तुझे मार के दिखाकर बुजुर्गों पर अपनी शक्ति दिखा रही है। गंगा ताई ने कहा, ज्ञानचंद रोको अपने बेटे को, नहीं तो जान से जाएगा। उसे पता नहीं कि वह कितनी शक्तिशाली है। मेरे पापा मेरे पास आ गए और मैं अपने हाथ से मुंह बंद कर दिया और बोले, इसे माफ़ कर दीजिए, बच्चा है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे पापा ने कहा, बेटा सबका ध्यान रखना, मेरे तेरे साथ तक यही था। अब मेरे जाने का समय आ गया। मैंने जब तक मैं हिम्मत नहीं हारी, तो भी हिम्मत नहीं हारी। ये सब देखकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरी पत्नी ऐसा रो रो कर और माँ को संभाल रही थी। कुछ देर बाद तो कमल हंसी मेरे पापा को साथ लेकर उसकी खाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहीं लिए, फिर आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद जाते ही उनका परिवार हम सब रोने लगे। गंगा ताई ने कहा, तुम लोग ये क्या करना है? तुम यहीं सुबह तक इंतजार करो। सुबह ही खेत में बैठ के सुबह खाने का इंतजार करते हुए सुबह होते ही देखा दोनों दौड़ कर खेत में पहुँच गए। तब तक गाँव वाले इकट्ठे हो गए। वहाँ जाकर देखा कि मेरे पिता और कमल जी दोनों की लाशें पड़ी थी। उनके शरीर जगह खाने के निशान थे, जिससे खून निकल रहा था। बड़ा बड़ा सूख गया था। ये सब देखकर हमारा दिल बैठ गया। गाँव वालों की मदद से हमने दोनों गंगा ताई के घर आंगन में ले गए। चुड़ैल का बदला पूरा हो गया। वहीं गांव वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर सब वापस गए। पिताजी के जाने के कुछ दिन बाद ही मेरी मां प्राण त्याग दिए। सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज कई सालों के बाद ये सब सोच कर सहन चाहता हूँ। आज मेरा मन करता है कि इस चुड़ैल से लड़ने की